नमस्ते और आज की इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम ग्लोबल सप्लाई चेन में हो रहे उस बहुत बड़े बदलाव की बात करने वाले हैं जिसकी चर्चा आजकल हर जगह है। अक्सर कहा जाता है कि दुनिया के व्यापार का नक्शा पूरी तरह से बदल चुका है, लेकिन क्या सच में ऐसा है या फिर जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है? चलिए, बिना देरी किए सीधे डेटा में उतरते हैं और इस मिथक के पीछे की सच्चाई का पता लगाते हैं। अब जरा इस स्टेटमेंट पर गौर कीजिए। ये काफी दिलचस्प है ना? दुनिया भर में इतने जियोपॉलिटिकल टेंशन और खींचतान के बावजूद अमेरिका और चीन के जो उलझे हुए व्यापारिक संबंध हैं, वो आज भी इंटरनेशनल बिजनेस लीडर्स के लिए टॉप प्रायोरिटी बने हुए हैं। मतलब आप रातों रात इन रिश्तों को खत्म नहीं कर सकते। ये साफ दिखाता है कि जो व्यापारिक वास्तविकताएं होती है ना, वो राजनीतिक बयानों से कहीं ज्यादा पेचीदा होती हैं। और यहीं से एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है। ये जो इतना बहुचर्चित अमेरिका चीन ट्रेड वॉर रहा, इसका असली विनर कौन था? हम अक्सर ये मान लेते हैं कि सप्लाई चेन शिफ्ट होने से फला देश को सबसे ज्यादा फायदा हुआ होगा। लेकिन जब हम एक्चुअल आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो वो हमारी इन आम धारणाओं को पूरी तरह से पलट के रख देते हैं। तो आइए देखते हैं कि डेटा असल में क्या कहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस व्यापारिक महापरिवर्तन की, खासकर 2017 से 2023 के बीच के ट्रेंड्स की। जरा इस आंकड़े की गंभीरता को समझिए। -8%। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ठोस डेटा के मुताबिक अमेरिकी इंपोर्ट्स में चीन के मार्केट शेयर में सीधे सीधे 8% की भारी गिरावट आई है और अभी कुल मिलाकर 14% से भी नीचे आ गया है। देखा जाए तो चीन के दबदबे में यह एक बहुत बड़ी सेंध है। लेकिन यहाँ असली सवाल यह है कि चीन के हाथ से जो इतना बड़ा मार्केट शेयर निकला, वो आखिर गया कहाँ? चलिए पता लगाते हैं कि इस पूरी शिफ्टिंग में एशिया के असली व्यापारिक विजेता कौन बनकर उभरे। ये चार्ट इस नई हकीकत को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। यहाँ सबसे बड़ा विनर रहा है वियतनाम, जिसने अमेरिकी आयात हिस्सेदारी में 1.7% की शानदार बढ़त हासिल की है। उसके ठीक पीछे ताइवान और साउथ कोरिया हैं। असल में इन देशों ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से और आक्रामक रूप से उस खाली जगह को भर दिया जो चीन पीछे छोड़ रहा था। अब इस पूरी उथल-पुथल के बीच एक देश ऐसा था जिससे मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़े बूम की उम्मीद की जा रही थी, और वो है भारत। लेकिन हकीकत देखिए, अमेरिकी आयात हिस्सेदारी में भारत की जो ग्रोथ है वो सिर्फ 0.6% रही। मतलब जिन विशाल उम्मीदों की बात हो रही थी, उनके सामने ये बढ़त काफी मामूली सी लगती है। तो अब फोकस करते हैं भारत के विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की असल वास्तविकता पर। आखिर भारत इस रेस में पीछे क्यों रह गया? इस 17% के नंबर पर गौर करिए। तमाम सरकारी प्रयासों और नीतियों के बावजूद पिछले एक दशक से ज्यादा समय से भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो हिस्सा है वो बस 17% पर ही अटका हुआ है। ये नंबर अपने आप में इस बात का सबूत है कि इस सेक्टर को वो रफ्तार मिल ही नहीं पाई जिसकी सख्त दरकार थी। अब इस ठहराव के पीछे के अर्थशास्त्र को समझने के लिए ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की इस बात पर ध्यान देना चाहिए। उनका सीधा सा तर्क है कि भारत की जो एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ है वो आज भी पुरानी अर्थव्यवस्था यानी ओल्ड इकोनॉमी वाले सेक्टर्स में फंसी हुई है। समस्या ये है कि इन सेक्टर्स में ग्रोथ के चांसेस बहुत लिमिटेड हैं और ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन एकदम गला काट है। इसी वजह से भारत के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को अचानक से एक नई ऊंचाई पर ले जाना काफी मुश्किल साबित हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सप्लाई चेन की उस सच्चाई को देखते हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे छुपी रहती है। सच कहूं तो ये डेटा वाकई हैरान करने वाला है। एक बहुत बड़ी विडंबना देखिए। एक तरफ भारत अपनी डोमेस्टिक कैपेसिटी बढ़ाकर चीन को टक्कर देना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी जैसे अहम ग्रोथ सेक्टर्स के लिए भारत का 33% इंपोर्ट आज भी सीधे चीन से ही आ रहा है। मतलब निर्भरता खत्म नहीं हुई है, उसने बस अपना रूप बदल लिया है। और अब इस 67% वाले चौंकाने वाले आंकड़े को देखिए। अगर भारत को अमेरिका में अपना इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट बढ़ाना है ना, तो उसे कुछ खास सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स के लिए 67% तक चीन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अब यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि जब आप पुर्जे बाहर से मंगाते हैं और सिर्फ देश के भीतर उन्हें असेंबल करते हैं, तो एक्चुअल प्रोडक्ट में बहुत ही कम घरेलू वैल्यू जुड़ पाती है। अब नजर डालते हैं आगे आने वाले समय पर, यानी भविष्य के जोखिम और एफडीआई के ताज़ा रुझानों पर। आगे का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। इन 3 पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए।
पहला डोनाल्ड ट्रंप का वो संभावित प्रस्ताव जिसमें चीनी सामानों पर 60% टैरिफ लगाने की बात है। इससे बहुत बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट आ सकता है। दूसरा, अमेरिका में सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि वियतनाम जैसे तीसरे देशों के खिलाफ भी जो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म या संरक्षणवाद है वो बढ़ रहा है। और तीसरा, ग्लोबल लेवल पर एफडीआई में भारी गिरावट आ रही है। हम यहाँ किसी भी राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन फैक्ट से ये बिल्कुल साफ है कि आने वाले समय में इंटरनेशनल ट्रेड के सामने कितनी गंभीर चुनौतियां खड़ी हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी विफलता सामने आती है। डेटा हमें बताता है कि जहां एक तरफ ग्लोबल फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से चीन से बाहर जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत उस बाहर जाती हुई ग्लोबल कैपिटल को सफलतापूर्वक अपनी तरफ खींचने में कामयाब नहीं हो पाया है। मतलब पैसा चीन से निकल तो जरूर रहा है, लेकिन वो उन जगहों पर नहीं पहुंच रहा जहां इसकी सबसे ज्यादा उम्मीद थी। और इसी के साथ ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज के समय में जब ग्लोबल सप्लाई चेन आपस में इस कदर उलझी हुई है कि एक देश को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अपने ही प्रतिद्वंदी देश के कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो क्या कोई भी राष्ट्र सच में बिना कोई भारी और छिपी हुई कीमत चुकाए खुद को इस जाल से पूरी तरह अलग कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इंटरनेशनल ट्रेड को देखने के हमारे नजरिए को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। आज के इस गहन विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।